नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की हमारी जो साइंस की जो अगली क्वेश्चन जो क्लास थी, यानी आप कहे तो जो आपका सेट चल रहा था, यानी सीरीज सेट का आज अगला पार्ट आज देखेंगे आप। तो आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा साथियों? आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन आपका यह है कि द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। यहां पर साथियों अगर द्रव्य की बूंद न्यूनतम होकर अपना क्षेत्र घेरती है तो उसका कारण क्या होता है, यानी उसका जो घेरने की प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को आप क्या कहेंगे? आप उसको पृष्ठ तनाव कहेंगे, या फिर उसकी श्यानता कहेंगे, या फिर उसका घनत्व कहेंगे, या फिर उसका वाष्प दाब कहेंगे। तो यहां पर साथियों बात करें पृष्ठ तनाव की परिभाषा, श्यानता की परिभाषा और घनत्व की परिभाषा और वाष्प दाब की परिभाषा, ये सब परिभाषा आपको अच्छी तरीके से पता है। यहां पर आप समझ सकते हैं पृष्ठ तनाव ये एक किसी द्रव्य का मुक्त पृष्ठ का वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य अपनी न्यूनतम क्षेत्र घेरता है, अपने क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसका एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे वर्षा की बूंदे हैं, तो वर्षा की बूंद के ऊपर पृष्ठ तनाव लगता है और पृष्ठ तनाव लगने के कारण वर्षा की बूंद है जो हमें गोल मिलती है। वर्षा की बूंद आपने देखा है कभी? बारिश के समय जो भी अगर मूसलाधार बारिश होती है या फिर आपके ओला पड़ते हैं ना, तो वह सभी आपको गोल क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, अगर आपने क्या ओलावृष्टि के टाइम ओला देखा है तो ओले गोल क्यों होते हैं, चौकोर नहीं होते? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मतलब अपने जो क्षेत्र का न्यूनतम आकार घेरने की जो प्रवृत्ति है वह पृष्ठ तनाव की जो कि बदौलत है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद है जो कि गोल होती है, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण ओलावृष्टि के समय जो आपके ओले आपको गोल दिखाई देते हैं वह इसी की बदौलत है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि द्रव्य की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम स्थान घेरती है, तो वह किसके कारण घेरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए, यह आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, अगर झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उसका प्रणोद आवर्त काल कम हो जाएगा या फिर अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं कि एक लड़की झूला झूल रही है और लड़की जो कि आपके झूले के ऊपर चलते झूले पर अगर खड़ी हो जाती है, तो अगर जो कि आपके प्रणोद आवर्तकाल का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे छोड़ देते हो कि अगर लड़की बैठी है और आप झूला दे के छोड़ देते हो और वह झूला बिना बल लगाए 5 मिनट तक चलता है। ठीक है, मान लीजिए वह 5 मिनट तक चलता है। अगर उसको क्या करिए, आप मानिए कि वह लड़की उस झूले के ऊपर खड़ी हो जाती है, तो खड़ी होने से वह झूला 5 मिनट की बजाय 5 मिनट की जगह या 7 मिनट चलेगा, या फिर 5 मिनट की जगह 4 मिनट चलेगा, या फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह 5 मिनट चाहे वह खड़ी हो जाए या फिर बैठी रहे, वह 5 मिनट ही चलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप साधारण सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति झूले पर बैठा है और वह उसके झूले के ऊपर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है।
ठीक है, आवर्तकाल कम हो जाता है। अगर कहे तो आपने अभी देखा था कि जब वह बिना बल लगाए अगर झूला 5 मिनट तक चलता हो, तो अगर लड़की के खड़े हो जाने पर वह झूला 3 से 4 मिनट ही चलेगा, क्योंकि उसका आवर्तकाल है जो कि कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लड़की के खड़े हो जाने से उसके गुरुत्व केंद्र है जो कि ऊपर उठ जाता है, उसका गुरुत्व केंद्र है जो कि ऊपर उठ जाता है, जिससे उसके घूर्णन बिंदु में कमी हो जाती है, जिससे अतः इसका जड़त्व घूर्ण कम हो जाएगा, उसका जड़त्व घूर्ण है जो कि कम हो जाएगा, उसके कारण उसका आवर्तकाल है जो कि घट जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि लड़की के झूले के ऊपर बैठी स्थिति से झूले के ऊपर खड़ी हो जाने से उसका जो कि परिणोद आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, परिणोद आवर्तकाल है जो कि कम हो जाएगा। आप कहे लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है इसी से, अगर किसी झूले पर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, अगर किसी झूले पर एक व्यक्ति बैठा है और उस एक की जगह 2 व्यक्तियों को बिठा दिया जाए, अगर 2 व्यक्तियों को बिठा दिया जाए तो उस पर झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर माना जाता है कि अगर लड़की बैठी के बजाय खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है, जबकि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्तियों को बिठाया जाए तो झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान लीजिए अपरिवर्तित रहेगा। जैसे चौथा ऑप्शन है, यानी एक की जगह 2 व्यक्तियों को बिठा दिया जाए तो झूले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, झूला वैसा का वैसा ही चलेगा। जैसे मान लेते अगर 5 मिनट चल रहा था तो वह 5 मिनट ही चलेगा। ठीक है, यानी एक व्यक्ति की जगह 2 व्यक्ति बैठाने से झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि व्यक्ति के खड़े हो जाने पर झूला अपने आप आवर्तकाल घट जाता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये आपका कहां पर ये क्या हो गया, आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत चार्ल्स न्यूटन ने दिया था, या फिर चार्ल्स बेबेज ने दिया था, या फिर आइजैक न्यूटन ने दिया था, या फिर जॉन एडम्स ने दिया था। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। भाई सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, यहां पर है आइजैक न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो इसने आइजैक न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। कौन से सन में लिखी, 1687 के अंदर। ठीक है, यानी इसने पुस्तक लिखी प्रिंसिपिया, वह कौन से सन में लिखी, 1687 में। ठीक है, ठीक है, पुस्तक कौन सी थी, प्रिंसिपिया। ठीक है, सन कौन से थे, 1687 के अंदर। 1687 के अंदर पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया। ठीक है, तो पुस्तक प्रिंसिपिया में आइजैक न्यूटन ने क्या लिखा था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लिखा था। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम थे, जो कि आइजैक न्यूटन ने कितने नियम लिखे थे, 3 नियम लिखे थे। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, तो जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम न्यूटन के पहले नियम को ही कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम। ठीक है, तो चलिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी, प्रिंसिपिया, और सन है 1687 की। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं आइजैक न्यूटन ने
यहां पर बात करें चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो यहां पर कंप्यूटर का आविष्कार भी आपको ज्ञात हो गया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? सॉरी, किस से मापी जाती है? अगर मान लीजिए भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है तो भी आप कह सकते हो कि भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से मापी जाती है, क्योंकि आप बार बार रिपीट कर रहे हो और आपको अच्छी तरीके से पता भी है। बैरोमीटर में क्या मापा जाता है? बैरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? और पॉलीग्राफ से क्या मापा जाता है? सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जबकि पॉलीग्राफ से क्या मापा जाता है? पॉलीग्राफ से क्या मापा जाता है साथियों? यानी आपका झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा काम आता है? झूठ का पता लगाने के लिए क्या काम आता है? आपका पॉलीग्राफ। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बैरोमीटर नहीं होगा, भूकंप की तीव्रता के लिए सीस्मोग्राफ काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादित किसने किया था? ठीक है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादित किसने किया था? न्यूटन ने किया था, या फिर गैलीलियो ने किया था, या फिर कोपरनिकस ने, या फिर आइंस्टीन? तो यहां पर अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है, यहां पर आप समझ सकते हो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। चलिए यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। चलिए अगला देखिए, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। ठीक है भाई, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। भाई वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक जो कि दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि इसका कारण क्या है? हमें अनुभव क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है? तो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, या फिर हम उससे अभ्यस्त है, या फिर हमारी हड्डियां काफी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती है, या फिर हमारे सर का सतही क्षेत्र पर बहुत छोटा है, इसके कारण हम उसका दबाव को जो कि अनुभव नहीं कर सकते। तो साथियों इसका मोस्ट रीजन यही है। इसका मोस्ट रीजन क्या है? अगर आप कह सकते हैं वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, दबाव डालता है, लेकिन परंतु हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर सकते, हमें महसूस क्यों नहीं होता? तो इसका कारण यह है, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ठीक है, यानी ऊपर से वायुमंडल का दबाव डालता है, उससे अधिक हमारा रक्त जो कि उससे अधिक दबाव डालता है, तो उसके कारण क्या है? उसके कारण क्या है जो कि हमें महसूस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। तो इसका कारण यही है, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से भी ज्यादा हमारे शरीर से दबाव डालता है, इसके कारण हम वायुमंडल के दबाव को सहन या फिर अनुभव नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहां पर आप सोच सकते हैं, रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों डाला जाता है? ठीक है, रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? दबाव को कम करने के लिए, या फिर पानी निकालने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है भाई, रेलवे पटरी के बीच में आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर डाले हुए, पटरी के नीचे आपने सभी ने देखा हुआ रेलवे, और रेलवे के नीचे जो पटरी होती है उसकी, यानी रेल का चलने का जो पथ होता है, रेल के जो चलने का रास्ता होता है, तो उस रास्ते के ऊपर आपने जो लोहे के दो देखे होंगे, जो लोहे का रास्ता होता है उसके नीचे
पहले लकड़ी का होता था, आजकल आरसीसी का नीचे जो खंबे डाले जाते हैं, तो उस खंभों के नीचे आपने देखे हैं कंकड़ पत्थर, जो कि वो पत्थर होते हैं। तो वह पत्थर क्यों डाला जाता है, उसका रीजन क्या है? पत्थर इसलिए डाला जाता है कि सबसे पहली बात तो उसको दबाव को कम करने के लिए, ठीक है, उसके दबाव को कम करने के लिए। क्योंकि अगर आप जैसे भी उसके ऊपर वजन डालते हो, भाई रेलवे के अंदर वजन होता है, तो उस वजन को कम करने के लिए, उसके दबाव को कम करने के लिए वही पटरी अगर सीधी की सीधी क्या है, आप किसी रेत पर या फिर सीधे मार्ग के ऊपर रख देते हो, ठीक है, तो वहां जैसे ही ट्रेन आएगी तो पटरी कहीं से नीचे जाएगी या फिर कहीं से ऊपर उठ जाएगी। तो उसका दबाव सहन करने के लिए उससे क्या है, दबाव स्थिर रहता है, ठीक है, उस पत्थरों की वजह से दबाव स्थिर रहता है। उससे क्या है, जहां आपने लगाकर छोड़ा था, जहां पटरी को फिक्स करके छोड़ा था, और ट्रेन आएगी तो एक थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं जाएगी। उसको दबाव को कम करने के लिए वह कंकड़ पत्थर डाला जाता है। तो आप मान सकते हैं ए ऑप्शन आपका क्लियर सही है, लेकिन आप ए ऑप्शन को क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक कि उसको आगे वाले को ना देखा जाए। अगर पानी निकालने के लिए, तो यह भी आपका एक एग्जाम्पल बनता है, यह भी उदाहरण सही है, क्योंकि पानी निकालने के लिए भी व्यवस्था होती है। रेलवे पटरियों के बीच में कभी आपने पानी रुका हुआ देखा है? भाई जब बरसात आती है तो हमारे गांव की गलियों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जबकि कभी भी रेलवे पटरियों के बीच में पानी इकट्ठा देखा है? नहीं देखा। तो इसका यही कारण है कि इसे जो कि पत्थरों के जो बीच में जगह होने से जो कि हमारा पानी है, बरसात का पानी है, जो कि नीचे से चला जाता है। तो ये दोनों कारण ही एकदम से परफेक्ट है। तो दोनों कारणों को सेट कर दीजिए, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। तो दोनों को सही करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? सी है, यानी ए और बी दोनों सही है। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखो, लोलक की कालावधि या फिर टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? यानी उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, या फिर लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या फिर समय के ऊपर निर्भर करता है, या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करता है? तो यहां पर आप देख लीजिए, लोलक की जैसे सरल लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि अगर अगर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो लोलक की कालावधि भी बढ़ जाती है। उसके प्रभाव के वर्गानुपाती होती है, यानी इसकी अगर जो कि लंबाई 2 मीटर बढ़ाओ, तो यानी इसकी कालावधि कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो द्रव्यमान के ऊपर नहीं, इसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक की कालावधि बोले तो टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगर आवर्ती को नापा जाता है या फिर मापा जाता है या फिर देखा जाता है, तो आप कहेंगे, सबसे पहले बात करें आवर्ती की, तो आवर्ती क्या होती है? भाई कोई आवर्ती या फिर घटना ऐसी घटना जो बार बार दोहराई जाती हो। ठीक है, जो बार बार दोहराई जाती हो, ऐसी घटना, इसको क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। ठीक है, जो बार बार पुनरावृत्ति होने वाली घटना को क्या कहा जाता है? आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, और आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती का मात्रक क्या हो? जैसे बार बार पुनरावृत्ति, बार बार दोहराई जाने वाली घटना या फिर बार बार पुनरावृत्ति। बार बार पुनरावृत्ति जिसमें होती है उसको क्या कहेंगे? आवर्ती। क्या कहेंगे? आवर्ती। आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। उसको व्यक्त किससे करते हैं?
Hz से। अगर उसको बात करें इंग्लिश में बोले तो आवृत्ति को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें अगर बात करें आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। और अगर इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? Hz से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको कहेंगे, इसको आप हर्ट्ज कह सकते हो, या फिर साइकिल प्रति सेकंड। क्या कहेंगे? साइकिल प्रति सेकंड। आप हर्ट्ज को साइकिल प्रति सेकंड भी कह सकते हो, क्योंकि साइकिल प्रति सेकंड बोले तो एक सेकंड में जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति होती हो, ठीक है, एक सेकंड में जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति या फिर एक सेकंड में जितनी बार ये दोहराई जाती हो, तो उसका योग क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाती है, या फिर यह उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है साथियों? हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 Hz। ठीक है, यहाँ पर बात करें अर्थात साइकिल प्रति सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आप कह सकते हैं रेडियन में किसको मापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में किसको मापा जाता है? और वाट में किसको मापा जाता है? तो आप सभी को पता है शक्ति को वाट में मापा जाता है, और ठोस कोण को रेडी में मापा जाता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड में किस, जो कि आपकी चाल को मापा जाता है। तो सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, आप समझ गए होंगे। लेकिन आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, तो आप आवृत्ति के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और आप अमेरिका की बात करें तो 60 हर्ट्ज है। तो आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, जितना आप सवाल के लेवल से चले अच्छा रहेगा। यहां पर साथियों जब बात करें, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब उसका कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, शून्य होता है, या फिर अपरिवर्तित होता है, या फिर परिवर्तनशील होता है, या फिर सभी गलत है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, अपरिवर्तनशील होता है, क्योंकि आप ऊपर से वस्तु गिराई जाती है तो जो वस्तु हवा में जिस वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो वह ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि उसका जो भार है वह अपरिवर्तनशील रहेगा। ठीक है, क्योंकि चलिए आप उसका भार क्या है? अपरिवर्तनशील रहेगा। भार शून्य नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शून्य होता है तो आप रुई को गिराओगे तो भी वह एक साथ गिरेगी, लोहे की वस्तु को भी एक साथ। लोहे की वस्तु और लकड़ी की वस्तुओं को दो को ऊपर से गिराया जाता है, वह दोनों एक साथ नहीं गिर सकती, क्योंकि उसका भार है जो कि अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यहां पर आप समझ सकते हैं हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की दो गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेगी, या फिर एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, या फिर कुछ अंतराल में गिरेगी। ठीक है, अगर आप कह सकते हो डी सही है, लेकिन कुछ अंतराल में गिरेगी। अब कुछ अंतराल में तो गिरेगी ये तो आपको पता है, लेकिन पहले कौन सी गिरेगी बाद में कौन सी गिरेगी ये आपको अच्छी तरीके से पता नहीं है, क्योंकि कुछ अंतराल तो तब हो गया दोनों में से अपने आप गिरेगी, कोई सी भी पहले गिर सकती है, तो आप कह सकते हो कुछ अंतराल से गिरेगी, लेकिन ये नहीं पता है कौन सी पहले गिरेगी कौन सी बाद में गिरेगी, तो आप डी को सही नहीं मान सकते। आप कह सकते हैं पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेगी। लकड़ी और लोहे की दो गेंद एक साथ गिराओगे तो निर्वात में दोनों एक साथ गिर सकती है। जब निर्वात में दोनों एक साथ गिर सकती है, लेकिन हवा में लकड़ी और लोहे की गेंद एक साथ नहीं गिर सकती। क्यों नहीं गिर सकती? कि दोनों का भार जब हवा में दोनों का क्या है, जो कि द्रव्यमान है, जो कि अलग अलग होता है, तो उसके कारण दोनों अलग अलग गिरेगी। तो पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेगी ये तो आपका गलत हो जाएगा। निर्वात की अवस्था में दोनों एक साथ गिर सकती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, तो आप इसी को सही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक पहले, ये तो आपको भी पता है एक पहले गिरेगी, लेकिन जो बाद में कौन सी गिरेगी? तो सी ऑप्शन पे जाइए, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि आपको पता है
आप सभी ने ऐसा गिरा के देखा हुआ होगा, जब उसका द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो वह लोहे की गेंद सबसे पहले गिरेगी, और लकड़ी है जो कि हवा में, लकड़ी की गेंद है जो बाद में गिरेगी, तो लकड़ी की गेंद है जो कि बाद में गिरेगी किससे, लोहे की गेंद से। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब 100 डेसिबल का शोर नॉइज शोर की प्रबलता स्तर संगत होता है। भाई आपको पता है 100 डेसिबल की बात की जाती है, कितने डेसिबल की, 100 डेसिबल। ठीक है, अगर 100 डेसिबल का शोर प्रबल स्तर संगत होता है, कहां का होता है ये 100 डेसिबल कहां का होता है, तो आपको सभी का पता है, यानी सुनाई भर देने वाली आवाज का कितना डेसिबल जो शोर होता है, सामान्य वार्तालाप में कितना शोर होता है, शोर शराबे वाली गली की आवाज में कितना शोर होता है, यंत्र कारखाने में कितना शोर होता है। तो यहां पर आप बात करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करें सुनाई भर देने वाली आवाज में, सुनाई भर देने वाली आवाज में, या फिर सामान्य वार्तालाप, या फिर शोर शराबे वाली गली में, शोर शराबे वाली गली में, या फिर यंत्र कारखाने में। भाई आपको पता है शोर शराबे वाली गली में ज्यादा शोर होता है, आप साधारण बातचीत करते हो तो उसमें थोड़ा कम शोर होता है, और आप जैसे यंत्र कारखाने में, तो कारखाने में जाओगे तो वहां और भी ज्यादा आपको शोर होगा। तो उस शोर को, यानी ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, सबसे पहला पॉइंट ये, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। और अगर डेसिबल में मापी जाती है तो इन सभी की जो आपकी आवाज होगी, जो शोर होगी, वह जो कि नॉइस होगी, उसको क्या करना है, डेसिबल में व्यक्त करना है, और कौन से में कितनी डेसिबल व्यक्त होती है। ठीक है, आप साधारण बात करते हो, नॉर्मल सुनाई भर देने वाली आवाज का कितना डेसिबल होता है, नॉर्मल सुनाई देने वाली 15 से 20 क्या होगा, डेसिबल। ठीक है, 15 से 20 डेसिबल की जो कि आपकी ध्वनि होती है, किस में होती है, साधारण नॉर्मल। जैसे आप एक दूसरे को आवाज लगा रहे हो, नॉर्मल आपको ही सुनाई देगी, सुनाई भर देने वाली नॉर्मल वॉइस कितनी होगी, 15 से 20 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल। जबकि साधारण बातचीत में 40 से 50, साधारण बातचीत, जैसे दो व्यक्ति एक जगह बैठ के आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उस समय कितनी जो कि आपकी ध्वनि प्रति जो होगी, उस समय कितना शोर होगा। तो उस समय दो व्यक्ति अगर बैठकर वार्तालाप करते हैं या फिर बातचीत करते हैं, तो वहां पर कितना डेसिबल ध्वनि खर्च होगी, 40 से 50 डेसिबल। ठीक है, 40 से 50 डेसिबल जो कि आपकी ध्वनि व्यक्त होगी। यहां पर अगर बात करते हैं शोर शराबे वाली गली में, शोर शराबे वाली गली में कितना होगा, 90 से 95 डेसिबल। ठीक है, कितनी होगी, 90 से 95 डेसिबल है जो ध्वनि खर्च कहां पर होती है, शोर शराबे वाली गली में। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हो शोर शराबे वाली गली कौन सी है, जिसमें ज्यादा हो हल्ला होता हो, तो उसमें क्या होता है,
आपके 90 से 95 डेसिबल ध्वनि व्यक्त होती है। कितनी होती है? 90 से 95। कितनी होती है? डेसिबल। ठीक है। अब अगर आप कहे तो यंत्र कारखाने में, जिस कारखाने में जैसे आप कह सकते हो जैसे वेल्डर का कारखाना या फिर बड़ी बड़ी जो कि आपके कंपनियां वगैरह है, उसमें मशीनें लगी रहती है, उसमें यंत्र लगे रहते हैं। ठीक है। तो उस यंत्र वाले कारखानों के अंदर कितनी ध्वनि होती है? कितनी ध्वनि होती है? 100 से 110 डेसिबल। ठीक है। 100 से 110 डेसिबल जिस कारखाने में ध्वनि होती है वह होता है कारखाना। ठीक है। यहां पर आप कह सकते हैं कि सुनाई भर देने वाली आवाज में कितनी ध्वनि होती है? सामान्य वार्तालाप में कितनी ध्वनि होती है, या फिर शोर शराबे वाली गली में कितनी ध्वनि होती है, या फिर यंत्र कारखाने में कितनी ध्वनि होती है। अब आप कह सकते हो आसानी से पता लगा सकते हो कि अगर बात करते हैं 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता किसमें निहित है। आपने पूछा था जैसे 100 वाली में 100 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि खर्च होती है तो वह किसमें होती है? यंत्र कारखानों में। किसमें होती है? यंत्र कारखानों के शोर में। ठीक है। तो आप आसानी से समझ गए, ये 40 से 50 हो गई, ये 15 से 20 हो गई, और यहाँ शोर शराबे वाली में 90 से 95 हो गई, और यहाँ पे 100 से 105 या फिर 110। ठीक है। यहाँ पर 100 या 105 या फिर 110 कह सकते हो। ठीक है। तो इसमें आपको पता है यंत्र कारखाने के शोर में कितना 100 से ज्यादा डेसिबल ध्वनि व्यक्त होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि चाल सबसे अधिक किस में होती है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ध्वनि की चाल आप लगातार बढ़ती जाती है। आप समझ सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, या फिर जल में, या फिर लकड़ी में। ठीक है। आप कह सकते हो अगर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल किसमें व्यक्त की जाती है? ध्वनि की चाल किसमें व्यक्त की जाती है? मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का मात्रा जो कि ध्वनि की चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो अब यहां से पहला क्वेश्चन आपका यह बनता है कि ध्वनि की चाल का मात्रक क्या है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त की जाती है। अब यहां पर आप बात कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, उधर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 0 डिग्री में और फिर 100 डिग्री में ध्वनि की चाल का कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। 0 डिग्री अगर क्या है, ज्यादा तापमान बढ़ता है, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का बिल्कुल असर पड़ता है, यानी ध्वनि कम होती है। ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 332 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर अगर बात करें साथियों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? ठीक है। यहां पर अगर 100 डिग्री पर लकड़ी जो कि आपके बात करें इसकी ध्वनि की चाल की, तो यहां पर 100 डिग्री पर होगी 387 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो जैसे जैसे आपका क्या है, तापमान बढ़ता है तो आपके ध्वनि की चाल के ऊपर फर्क बिल्कुल पड़ता है। आप कह सकते हैं इसे जैसे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो सबसे ज्यादा उसके बाद में जल में होती है, सबसे कम तो वायु में होती है, उसके बाद में जल में होती है, और उससे ज्यादा आपके गैस में होती है, और सबसे ज्यादा किस में होती है? इस्पात में। क्या किस में होती है? स्टील में।
सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्टील में। कितनी होती है? सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्टील में होती है। कितनी होती है साथियों? 5800 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5800 मीटर प्रति सेकंड किसमें होती है साथियों? ध्वनि की चाल स्टील में। आपने कभी भी स्टील की कोई वस्तु ली है और उसको आपने बजा के देखा होगा, तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा अगर ध्वनि की चाल होती है तो किसमें होती है? इस्पात में होती है। किसमें होती है? स्टील में। आप इसको स्टील कह दो या फिर इस्पात कह दो। ठीक है, इस्पात और स्टील सेम ही चीज है, तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है? स्टील या फिर इस्पात में होती है। कितनी होती है? 5800 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें साथियों जल की या फिर लकड़ी की, तो यहां पर सोच सकते हैं किसकी? जल की। तो कितनी होगी? 1400 के आसपास। 1400 के आसपास किसकी होगी? जल की हो जाएगी। ठीक है, किसकी होगी? 1400 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में अगर लकड़ी की बात करें, लकड़ी की बात करें तो 3300 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। ठीक है, अगर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे चलते जाएंगे, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 होगा, और जैसे इसका तापमान 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा, जैसे तापमान 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे 0 डिग्री पर 332 मीटर बोले तो निर्वात में, या फिर जैसे जैसे इसका जो कि टेम्परेचर, जो कि तापमान बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे ध्वनि की चाल है जो कि बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसमें जल की बात करें तो जल में कितना होता है? 1400 मीटर प्रति सेकंड होगा, और लकड़ी में बात करें तो 3300 मीटर प्रति सेकंड होगा, और अगर इसके बाद में अगर इस्पात की बात करें तो 5800 मीटर प्रति सेकंड आपका ध्वनि की चाल होगी। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें इस, अब यहां पर बात की थी कि निम्नलिखित में से एक में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें व्यक्त होती है? यहां पर सबसे अधिक है, लेकिन यहां पर इस्पात नहीं दे रखा है। ठीक है, चारों ऑप्शनों पे कहीं पर इस्पात नहीं दे रखा है, जबकि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? इस्पात में। और कभी भी एग्जाम में इस्पात आए तो इससे तो पहले किसी को अटेंड नहीं करना है, सबसे पहले प्राथमिकता आप इस्पात को देंगे, क्योंकि 5800 मीटर प्रति सेकंड किसी में व्यक्त नहीं होती है, इसलिए इस्पात आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता। उस समय आप जो इससे पहले वाले ऑप्शन को आप जो कि टेस्ट कर सकते हो। अगर क्या है, लकड़ी से एल्यूमिनियम ज्यादा है, अगर एल्यूमिनियम आए, एल्यूमिनियम है जो कि इस्पात से थोड़ा कम है, लगभग आपका 5800 से कम है, कुछ 5000 के आसपास है। ठीक है, तो आप इस एल्यूमिनियम को जो कि ट्रेस कर सकते हो। लेकिन यहां पर साथियों जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये 1 नंबर है, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चारों में से सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसकी होती है? इन चारों में किसकी होती है? तो यहां पर सबसे चारों में सबसे अधिक लकड़ी में होती है। ठीक है, लकड़ी में कितनी होती है? 3300 के आसपास, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? 387 के आसपास प्रतिशत, और जल में लगभग कितनी होती है? जल में 1400 के आसपास और 0 डिग्री पर कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो यहां से आप अंदाज लगा सकते हो कि लकड़ी में 3300 के आसपास हो तो लकड़ी में सबसे अधिक इसकी ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां पर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में आप देखिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुपात होता है। ठीक है, यहां पर ध्वनि का वायु में वेग अनुपात कितना होता है? तो ध्वनि का वायु में वेग अनुपात 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 10 मील प्रति मिनट, या फिर 330 मीटर प्रति सेकंड। आपने अभी देखा था ध्वनि की चाल किस में व्यक्त की जाती है? ध्वनि की चाल किस में व्यक्त की जाती है?
मीटर प्रति सेकंड किसमें व्यक्त की जाती है? मीटर प्रति, ठीक है। ध्वनि की चाल किसमें व्यक्त की जाती है? मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहां पर दे रखा है 10 मील प्रति मिनट, और यहां पर दे रखा है 3 × 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन आपने अभी देखा था जहां पर अगर डिग्री की बात नहीं हो तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल पूछा गया हो, तो आप क्या करिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? निर्वात में चाल 0 डिग्री पर कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो आप कहेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर 330 दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 330 को सही मान सकते हो, ठीक है। यहां पर 330 को आप राइट मान सकते हो क्योंकि 330 और 32 बोले तो 2 मीटर का कोई ज्यादा गैप नहीं है, तो आप उसको काम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहां पर अगर बात करें मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? भाई मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो अगर बात करें इसमें श्रव्यता का कोई मतलब या फिर अर्थ होता है तो वह कौन सा होता है? भाई मनुष्य की सुनने की जो क्षमता, मनुष्य की सुनने की ध्वनि की क्षमता है वह कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे जो कि ध्वनि तरंग कितनी होती है? तरंग कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कितनी तरंग होती है? 3 तरंग होती है। एक होती है अवश्रव्य, एक होती है श्रव्य, एक होती है प्राश्रव्य। एक होती है अवश्रव्य, एक प्राश्रव्य, एक होती है श्रव्य, ठीक है। यहां पर श्रव्य जो कि आपकी ध्वनि तरंग कौन सी है, अवश्रव्य कौन सी है और प्राश्रव्य कौन सी है? यहां पर अगर बात करें 20 Hz से नीचे, जो आवृत्ति की आपने अभी मात्रक बताया था, आवृत्ति की इकाई कौन सी है? Hz या फिर हर्ट्ज या फिर साइकिल प्रति सेकंड अगर माना जाता है 20 Hz ध्वनि की तरंग 20 Hz से नीचे हो, 20 Hz से नीचे हो, उस ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? 20 Hz से नीचे हो या फिर हर्ट्ज से नीचे हो या फिर साइकिल प्रति सेकंड से नीचे हो, उसको क्या कहेंगे? अवश्रव्य कहेंगे, ठीक है। इसको हमारा कान नहीं सुन सकता है, इससे मानव का कान, अवश्रव्य ध्वनि को मानव का कान नहीं सुन सकता है। इसको कौन सुन सकता है? इसको आप पे हमारा कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। इसके बाद में रही श्रव्य ध्वनि की, ठीक है। यहां पर आपकी हो गई श्रव्य ध्वनि हो गई, ठीक है। यह आपकी अवश्रव्य होगी, उसके बाद में श्रव्य ध्वनि होगी, उसके बाद में प्राश्रव्य ध्वनि हो गई, ठीक है। तो आप अगर बात करें तो श्रव्य ध्वनि कौन सी है? 20 Hz से 20,000 Hz तक की ध्वनि तरंग, यानी आप कहेंगे 20 Hz से नीचे तो कौन सी होगी? अवश्रव्य होगी। और यहां पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है वह क्या कहलाती है? श्रव्य ध्वनि। यानी इसको मानव का कान है जो कि आसानी से सुन सकता है, ठीक है। जिससे मानव का कान है जो कि आसानी से सुन सकता है, तो ये हो गई आपकी श्रव्य ध्वनि। कौन सी हो गई? श्रव्य ध्वनि हो गई, ठीक है। कौन सा मानव का? इससे मानव सुन सकता है। यहां पर इससे बाद में आगे कौन सी रह गई? आगे वाली ध्वनि तरंग है प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अब आप बात करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि किसको कहेगी? तो आप पर बात करते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000
HZ या फिर हर्ट्ज से अधिक या फिर आपके साइकिल प्रति सेकंड से ऊपर की जो ध्वनि तरंग है, इसको मानव नहीं सुन सकता है। इसको मानव नहीं सुन सकता है। इसको कौन सुन सकता है? प्रश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली या फिर चमगादड़। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई बार आया भी है, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा भी है कि प्रश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो ऑप्शन में आता है मानव या फिर गाय या फिर भैंस या फिर चमगादड़। तो प्रश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकता है। अगर चमगादड़ की जगह ऑप्शन कुत्ता आ जाता है तो भी सुन सकता है, कुत्ते की जगह बिल्ली आ जाती है तो भी सुन सकता है। प्रश्रव्य ध्वनि को ओनली फॉर 3 ही जानवर सुन सकते हैं। कौन कौन? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आपकी ध्वनि तरंग है, इसको कौन सुन सकता है? कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि तरंग होती है, उसको मानव सुन सकता है। और अवसर्व्य तरंग कौन सी होती है? 20,000, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे की जो होती है वह अवसर्व्य, सर्व्य और प्रासर्व्य। तो 3 आपके क्या हो गई? ध्वनि तरंग हो गई। ठीक है, ध्वनि तरंग हो गई। ठीक है, तो आप यहां से ऑप्शन में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो 0 से 20 हर्ट्ज, 0 से 20 हर्ट्ज बोले तो ये अवसर्व्य हो गई, इसको मानव नहीं सुन सकता। कौन होगी? अवसर्व्य। अवसर्व्य हो गई। जबकि 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, तो यहां से आपकी कौन सी हो गई? 4 लाख हर्ट्ज। ये तो कोई प्रासर्व्य सर्वे में कोई सी में सर्वता नहीं दे रही है 80 से। तो आपकी क्लियर मैच कौन सी हो रही है? ऑप्शन नंबर ए बोले तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की बात करें, 20 हर्ट्ज के बात करें तो यहां पर साथियों ये जो कि मानव सुन सकता है। कौन सी को? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है उसको आप जो कि मानव आवाज से सुन सकता है। चलिए आगे चले। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ठीक है, यहां पर ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। ठीक है, किस में होता है? ठोस में या फिर निर्वात में। तो जिन यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति आप कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्वनि तरंग किस में होती है और सबसे कम किस में होती है? तो आप इसको लगातार चल सकती है, लगातार चल सकती है। तो आप सबसे कम किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में। इसके बाद में होगी किस में? द्रव में। द्रव में, उसके बाद में गैस में और उसके बाद में ठोस में। ठीक है, उसके बाद में किस में होगी? ठोस में। सबसे कम निर्वात में, उसके बाद में जो कि द्रव में, उसके बाद में गैस में, उसके बाद में ठोस में। तो सबसे ज्यादा किस में होती? अधिक होगी ठोस में। और ठोस में भी किस में? इस्पात में। ठीक है, ठोस में अगर बात करें, इस्पात में बोले तो स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होगी, उसके बाद में गैस में होगी, उसके बाद में द्रव में होगी, उसके बाद में निर्वात में। निर्वात में सबसे कम होगी। ठीक है, सिर्फ निर्वात में सबसे कम है, सबसे कम होगी ध्वनि तरंग की तीव्र प्रगमन, सबसे कम निर्वात में, और उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ठोस में हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आपका क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप समझिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, अगर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो आप समझ सकते हो क्रोनोमीटर या फिर एनीमोमीटर या फिर ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। कौन सा हो सकता है? तो यहां पर आपका क्रोनोमीटर या फिर एनीमोमीटर या फिर ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर, यानी सभी के बारे में पता है। तो क्रोनोमीटर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन हो जाएगा?
ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है? क्रोनोमीटर। आपका क्या हो जाएगा? क्रोनोमीटर आपकी ध्वनि को मापने वाला यंत्र हो जाएगा। ऑडियोफोन है, ऑडियोफोन है जो आपके कान में लगाकर आप सुनने की क्षमता को जो रखता है वह कौन सा रखता है? जो कि ऑडियोफोन रखता है। उसके बाद में अगर बात करें ऑडियोमीटर की, तो आपका ऑडियोमीटर है जो, अच्छा क्रोनोमीटर लिखा गया, ये आपका ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर किसकी? ध्वनि की चाल को कौन मापता है? ध्वनि की चाल को कौन मानता है? ऑडियोमीटर है जो कि ध्वनि की चाल को मापता है। जबकि ऑडियोफोन है जो हमें ध्वनि सुनाने के लिए कानों में लगाया जाता है, वह कौन सा होता है? ऑडियोफोन होता है। तो ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर दोनों में अंतर यही है। ये तो आपके ऑडियोमीटर है जो कि ध्वनि की तीव्रता को मापता है, जबकि ऑडियोफोन है ये हमें कानों में लगाकर जो कि सुनने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो गर्मियों के दिनों में लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, या फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो आप बात कर सकते हैं लोलक घड़ियां गर्मियों में, यानी गर्मियों में आप देख सकते हैं जो भी आपको इस्पात की वगैरह की कोई वस्तुएं होती है, तो गर्मियों के टाइम उसका आकार बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के अनुसार वह बढ़ जाता है। तो उस समय गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण नहीं, ये तो कोई रीजन नहीं है। कुंडलियों के घर्षण के कारण नहीं, ये भी कोई रीजन नहीं है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई आसानी से बढ़ सकती है, क्योंकि आपने देखे है जो कि बिजली के खंभों के ऊपर जो तार लगाया जाता है, बिजली के खंभों के ऊपर जो तार लगाया जाता है, उस तार पे आप कभी नजर डालिए, जो गर्मियों में वह क्या होता है? लूज हो जाता है। गर्मियों के दिनों में वह लूज हो जाता है, और वही सर्दी के आते आते ऊपर की ओर हो जाता है, बोले तो टाइट हो जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते, उतने ज्यादा लूज नहीं होंगे जो नीचे रास्ते में नहीं गिरेंगे, लेकिन गर्मियों और सर्दियों में उसके आकार में, उसकी लंबाई में बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसलिए उसका आकार है जो कि उसको लूज रखा जाता है। हमेशा याद रखिए, जब है जो कि निगम वाले है पोल, दो पोलों के बीच के जो कि वायर है वो इतने टाइट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे भी क्या सर्दियां आएगी तो वह जो वायर है वो अपने आप खिंचाई करेगा, तो उससे वह टूट भी सकता है। इसलिए उसका क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग जो कि लूज या फिर टाइट करना होता है वो उसके अकॉर्डिंग छोड़ा जाता है, जिससे वह गर्मियों में अपने आप लूज हो जाता है और सर्दियों में जो कि कस जाते हैं, तो उसकी लंबाई है जो कि बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या है, इसकी लंबाई बढ़ती है, ये बिल्कुल राइट है। तो जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ता है, बिल्कुल लंबाई के आवर्तकाल है जो कि उसके समानुपाती होता है, जो कि उसका आवर्तकाल है उसकी लंबाई के समानुपात होती है। तो उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसकी इकाई में समय में लगा हुआ समय भी बढ़ जाएगा, तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। बिल्कुल ये सही बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों का परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या फिर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसमें रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा किया जाता है। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा किया जाता है, और वस्तु की उपस्थिति और अवस्थिति, यानी वस्तु की स्थिति और उसकी उपस्थिति देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ ऑडियोमीटर का, यहाँ सेक्सटेंट का, गैल्वेनोमीटर का, या फिर सोनार का। ठीक है, तो साथियों अगर बात करें कि यह चारों जो यंत्रों में से किस यंत्र का प्रयोग करके आप महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगा सकते, तो साथियों अगर बात करें सोनार की,
सोनार की। तो सोनार क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए उसका जो कि उच्च आवृत्ति की अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का महासागर में गहराई तक डालते हैं, तो वह सब क्या है, उसको टकराकर पुनरावृत्ति करती है। ऐसी आवृत्ति आपको कौन दर्शाता है? सोनार। कौन दर्शाता है? सोनार दर्शाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का जो पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? महासागर में डूबी वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो आप आगे चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक पारसेक तारों संबंधी मापने का मात्रक बराबर होता है। ठीक है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष, या फिर 4.25 प्रकाश वर्ष, या फिर 4.50 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.05 प्रकाश वर्ष। तो आप कह सकते हैं लंबी दूरियों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अब आप कहेंगे प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को किसके मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से कहा जाता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का। मात्रक किसका है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में या फिर 12 महीने में जो दूरी तय करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो कि प्रकाश वर्ष से कहा जाता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, यहां पर एक प्रकाश वर्ष की बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। किसके बराबर होता है? एक प्रकाश का मात्रक मान कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। ये ऑप्शन में जो आपके क्वेश्चन आया कई बार, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। ये होगा आपका एक प्रकाश वर्ष से बराबर। लेकिन साथियों इससे बड़ी दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी और भी ज्यादा दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी आप दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वह होगी पारसेक। तो दूरी ज्ञात करने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर 326 प्रकाश 326 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 326 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एक पारसेक बराबर दूरी मापने का मात्रक बराबर किसका होता है। तो यहां पर ये आपको प्रकाश वर्ष दे रखा है, तो 4.26 है, या फिर 4.50 या फिर 3.50 है। तो आपका 3.26 यहां पर क्या है? 3.26 बोले तो आपका 3.25 भी आप मान्य कर सकते हो। यहां पर 325 है, यहां पर 325 है, यहां पर 425, यहां पर 450, यहां पर 305। ठीक है, तो आप कह सकते हो 325 या फिर 326 को मान सकते हो। तो चलिए ये आपका 326 प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहां पर आप मान सकते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, या फिर मैनोमीटर बराबर दाब, कार्डियोग्राफ बराबर हृदय गति, सीस्मोग्राफ बराबर पृष्ठतल की वक्रता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कार्बोरेटर किसके अंदर आता है? कार्बोरेटर क्या मापता है? आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन का जो मापन करता है कौन करता है? कार्बोरेटर।
अब कार्बोरेटर कहाँ लगता है? कार्बोरेटर कहाँ लगता है? जैसे आपने देखा होगा जो कि आपके मोटरसाइकिल वगैरह के अंदर लगा होता है कार्बोरेटर, यानी आंतरिक दहन इंजन के अंदर आपका इसका प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर से दाब ज्ञात किया जाता है, जो कि गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए क्या काम आता है? मैनोमीटर। अब कार्डियोग्राफ, हृदय की गति, यानी हृदय की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। तो आप कह सकते हैं हृदय की गति मापने के लिए आपको ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने देखा होगा हृदय गति करने के लिए आपने कभी भी ईसीजी की जांच करवाई है, तो ईसीजी की जांच क्यों बोलते हैं उसको? ईसीजी की जांच क्यों बोलते हैं? तो हृदय की गति मापने के लिए इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसको ईसीजी की जांच कहा जाता है। आपने कभी भी हॉस्पिटल में जाके सुना होगा ईसीजी की जांच, ईसीजी की जांच, तो उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर हृदय की गति मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद में रहा सीस्मोमीटर। तो सीस्मोमीटर या फिर सीस्मोग्राफ के कारण किसकी तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, किसकी? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, न कि पृष्ठ तल की वक्रता। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? गलत। यहाँ पर आपका कार्बोरेटर जो आंतरिक दहन इंजन में काम आता है, मैनोमीटर जो आपके गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए काम आता है, कार्डियोग्राफ हृदय की गति जांचने के लिए काम आता है, जबकि सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम आता है, लेकिन पृष्ठ तनाव की वक्रता के लिए काम नहीं आता है। तो इसको आप जो कि सुमेलित नहीं होता है, इसको आप सुमेलितता की श्रेणी से बाहर कर दीजिए। चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है? रक्त दाब मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या फिर रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? ठीक है, यहां पर आपका क्या है? टेकोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर या फिर स्पिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, यहां पर आप कौन से का कहीं पर यूज होते हुए देखा है? भाई बैरोमीटर का जो कि दाब में देखा है, रेन गेज का वर्षा में देखा है, टेकोमीटर का स्पीड में देखा है, स्पिग्नोमीटर का आपका रक्त का दाब बोले तो ब्लड प्रेशर। बीपी चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर। इसका भी अगर बीपी बोले तो शॉर्टकट में इसका नाम हो जाता है बीपी, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर रक्त दाब। ठीक है, इसको आप कह सकते हो शॉर्टकट में बीपी या फिर ब्लड प्रेशर या फिर रक्त दाब। ये नाम सभी सेम टू सेम है, यानी एक ही वस्तु के सब नाम है, उसका आप बीपी बोल दो या फिर ब्लड प्रेशर बोल दो या फिर रक्त दाब बोल दो। तो रक्त दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखा हुआ भी होगा, स्पिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, तो ये क्या काम आता है? रक्त का दाब मापने के लिए। अब टेकोमीटर, ये तो गति मापने के लिए काम आता है, गति मापन के लिए काम आता है। रेन गेज वर्षा मापन, बैरोमीटर वायुदाब, बैरोमीटर वायुदाब ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर आपका बैरोमीटर दाब ज्ञात करने के लिए, रेन गेज वर्षा का मापन करता है, और आपके टेकोमीटर जो कि घूर्णन गति मापता है, जबकि आपका स्पिग्नोमीटर है जो आपका ब्लड प्रेशर मापता है। तो चलिए यहां से आप समझ सकते हैं रक्तदाब कौन मापता है? स्पिग्नोमेनोमीटर। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? स्पिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। चलिए यहां पर आप कह सकते हैं समय मापक विज्ञान है। ठीक है, तो समय मापक विज्ञान है, तो समय का अध्ययन कौन से विज्ञान के अंदर होता है? कॉस्मोलॉजी के अंदर, या फिर होरोमोलॉजी, या फिर पोमोलॉजी, या फिर हाइड्रोलॉजी। यानी कौन से विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन होता है? तो आप कहेंगे कॉस्मोलॉजी के अंदर। कॉस्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? या फिर होरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? या फिर पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? या फिर यहाँ पर बात करें हाइड्रोलॉजी के अंदर किसका होता है? तो यहाँ पर जल विज्ञान। अगर बात करें हाइड्रोलॉजी के अंदर जल विज्ञान का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन,
पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन, होरोलॉजी के अंदर समय का अध्ययन, ठीक है, और कॉस्मोलॉजी के अंदर ब्रह्मांड का अध्ययन है। ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हैं कि कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन आता है, होरोलॉजी में समय का अध्ययन आता है, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन आता है, हाइड्रोलॉजी में जल विज्ञान का अध्ययन होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अब आपके समय का मापन कौन सा है, समय का अध्ययन किस में आता है, होरोलॉजी में आता है, ठीक है। समय का अध्ययन किस में आता है, होरोलॉजी में आता है, जबकि अगर ब्रह्मांड का अध्ययन की बात आती है तो कॉस्मोलॉजी में आता है, या फिर फलों का अध्ययन आता है तो पोमोलॉजी में आता है, या फिर जल विज्ञान की बात करें तो हाइड्रोलॉजी के अंदर आता है। तो आप समझ गए होंगे, आपके एक साथ लगातार कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है आपका 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या है, आपके वेग की चाल कितनी होती है, पलायन वेग की चाल कितनी होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहां पर पलायन वेग की बात करें, पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो ऐसी वस्तु जिसको इतनी स्पीड से फेंका जाए, इतनी स्पीड से फेंका जाए कि इसका जो कि पलायन वेग यानी इसकी स्पीड हो वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो, यानी उसके पृथ्वी के ऊपर की साइड जो वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भगाया जाए या फिर उसको फेंका जाए तो वह वस्तु कभी भी लौट कर पृथ्वी के ऊपर नहीं आएगी। तो पलायन वेग किसको कहते हैं, जिस स्पीड से, जिस वेग से कोई वस्तु को अगर फेंका जाता है, किसकी स्पीड, कितनी स्पीड से, 11.2 किलोमीटर प्रति स्पीड से, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर कोई वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु लौटकर कभी पृथ्वी के ऊपर नहीं आएगी। आप चाहे तो कभी भी चेक कर सकते हो, आप कोई वस्तु को इतनी स्पीड से आप फेंक कर चेक कर सकते हो, अगर वह वापस आती हो तो आप रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। शायद आप 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकोगे तो आपको लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो आपका पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका ये हो गया पलायन वेग वाला। आगे बात करें, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। भाई 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर अंतरिक्ष में किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, या फिर वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, या फिर वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या फिर वह फट जाएगी, ठीक है। आप इसको कहेंगे, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा था पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पलायन वेग, पलायन वेग कितना है पृथ्वी का, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार से अगर फेंका जाए तो वह वापस मुड़कर पृथ्वी पर नहीं आएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ अगर कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो आप इतनी धीरे फेंकोगे तो यह तो मुड़कर वापस पृथ्वी की ओर आएगी, यह अंतरिक्ष में नहीं जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर भेजागा, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर कोई वस्तु को आप अंतरिक्ष की ओर फेंकते हो तो वह वापस मुड़कर
यानी कुछ समय बाद वापस मुड़कर ये पृथ्वी पर आ गिरेगी। ये अंतरिक्ष में नहीं जाएगी। अंतरिक्ष में कब जाएगी? जब इसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, तब ये वापस मुड़कर नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष में। ठीक है, तब यह कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो चलिए आप समझ सकते हो, यह आपका हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन। यह आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ। चलिए आप सभी एक बार क्लास को जो कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक बार क्लास को लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो एक बार अभी तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को जो कि आपके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि आगे वाली नेक्स्ट क्लास आप सभी के पास पहुंच जाए। जय हिंद।